गाइस गुड मॉर्निंग, कम टू पेज नंबर ना। अबे सुबह बोला था ना, कम टू पेज नंबर 8 मोनोपोली। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो बोलना है बोलो। अपनी अपनी लैंग्वेज में ग्रीट किया करो। शुभ रात्रि, सीधा शुभ रात्रि। रातों की बहुत याद आ रही है तुझे, हैं? सतवा किधर है? सतवा कहाँ है? सतवा जिंदा है? हाँ जी, चलो मोनोपोली स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रे मोनोपोली? एक सेलर, सिंगल सेलर, मैनी बायर। ठीक है, इज सेलिंग सम डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। कोई तो भी अलग प्रोडक्ट बेचता है सुनो ध्यान दो, पीछे वालों एक बार पहले बुक निकाल लो अपनी, आराम से, फिर खास लो थोड़ी देर। हाँ, पेट पे, आजू बाजू वाले के पेट पे मुक्का मारो जोर से, उसको खांसने के लिए मजबूर कर दो। हाँ, हंस लो, छींक लो, नाच लो, गा लो, जो करना है कर दो। हो गया? अरे छोड़ रे, लड़कों को छोड़ दे, क्या करता रहता है ऐसे ऐसे? लड़का मतलब वेदांत खड़ा था, इमेजिन करो वेदांत की गर्दन ऐसे हाथ डाल रहा था। क्या कर रहे यार तुम? हाँ, एंड में, समराइज में ये काय की आवाज आ रही है? अब ये पीछे वाले बावले होंगे। हो गया? और कुछ करना है? चलो, बुक निकाल ली ओमकार? हाँ, स्टार्ट। इतना बड़ा ना, मतलब डंडा लूंगा और मुंह में डाल दूंगा, मुंह में डाल दूंगा तुम्हारे। अबे मुंह में डालने की बात कर। अबे ये अलग ही इंसान है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये क्या है? ये जो भी है अक्षत ये नहीं है, समझने वाला समझ जाए। जैसे कि ये देखो, समझ गए तुम लोग? जैसे कि ये लाइन टेढ़ी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। जो अभी भी नहीं समझे वो देखो, डोरेमोन को अपना साथी बना लो, उसी के साथ घूमो फिर। हो गया, हो गया। कहां से आवाजें निकाल ली थी, वो भी निकाल ली। चल वे स्टार्ट करते हैं। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर मैनी बायर। ही इज सेलिंग सम डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। ही इज द प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर, बिकॉज इन मोनोपोली देयर इज सिंगल फर्म एंड सिंगल फर्म इटसेल्फ कंस्टिट्यूट द इंडस्ट्री। सो वो खुद का ही प्राइस बनाता है और खुद का ही प्राइस ले लेता है। एंड देयर इज सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एंट्री बैरियर इन्वॉल्व। क्या बोला मैंने वापस से? अ सिंगल सेलर serving multiple buyer selling a distinct product with no close substitute for that, there is a substantial entry barrier. entry barrier का मतलब कोई और नहीं आ सकता मार्केट में। अगर कोई और सेलर आ गया तो मोनोपोली कैसे रहेगी? तो there is a strong entry barrier involved in this. The firm is industry, firm is itself industry और firm एक ही है। okay, so firm is price maker and price taker for himself. समझ में आया? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था? इंडस्ट्री प्राइस बनाती थी, इंडस्ट्री वॉज प्राइस मेकर एंड फर्म वॉज प्राइस टेकर। आई होप इंडस्ट्री और फर्म के बीच का डिफरेंस तुमको मालूम है। तो फर्म वॉज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री वॉज प्राइस मेकर। इन दिस इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई ही इज सेम। प्राइस मेकर भी वही है, प्राइस टेकर भी वही है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ये सारे। देखो, अ सिंगल सेलर, फर्म इज इंडस्ट्री, एंट्री रिस्ट्रिक्शन मींस अ बैरियर एंड नो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अभी 2 पॉइंट लास्ट के मैं समझाता हूं। ऊपर के 2 पॉइंट पढ़ लो, सिंगुलर सेलर, फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री। और अगर समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, मत पढ़ो। आ गया ना? ठीक है। एंट्री रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? मोनोपोली में क्या होता है? देयर इज अ सिंगल सेलर। मोनोपोलिस्ट एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्ट हमेशा सुपर प्रॉफिट कमाता है। ये मैं तुम्हें बता देता हूं। लॉन्ग रन के अंदर बीइंग अ सिंगल सेलर वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। तो दूसरी फर्म्स भी होगी टेम्प्ट
वो भी बोलेंगे हमको भी बिजनेस करना है, लेकिन देयर इज अ एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर यानी कि वो इंडस्ट्री में किसी को एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए मोनोपोली कंटिन्यू रहती है। अगर नई फर्म्स को एंट्री मिल गई तो काहे की मोनोपोली रह गई? समझ में आ रहा है तुमको? सो एंट्री बैरियर किस तरीके के होते हैं? इकोनॉमिक बैरियर, इंस्टीट्यूशनल बैरियर, लीगल बैरियर एंड आर्टिफिशियल बैरियर। इकोनॉमिक बैरियर का एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि इंडियन रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट ही ओन करेगी, यानी कि उसके अंदर प्राइवेट टेकिंग, अंडरटेकिंग आने ही नहीं देंगे, उसको लिस्ट ही नहीं करेंगे, पब्लिक कंपनी बनाएंगे नहीं उसको कभी। तो ये गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, तो इंडियन रेलवे की हमेशा मोनोपोली रहेगी। कई बार लीगल मोनोपोली भी रहती है। लीगल यानी कि वी विल अलाउ ओनली दिस पर्सन टू ऑपरेट एज अ सेलर। उसको बोलेंगे कि समझो न्यूक्लियर पावर एनर्जी का कोई प्लांट डालना है, तो बोलेंगे सिर्फ तेको ही अलाउड है क्योंकि वी हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, बाकी लोगों को अलाउ नहीं कर सकते। तो मोनोपोली कैन बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एनी रीजन एंड दिस आर द एंट्री बैरियर्स। ये रीजंस के कारण, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ रीजंस दे रखे हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, लीगल एंड आर्टिफिशियल। दिस आर फ्यू रीजन बिकॉज ऑफ विच न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर इनटू द इंडस्ट्री। क्या बोला? न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर इनटू द इंडस्ट्री एंड देयर इज ओनली वन सेलर। समझ में? और मोनोपोली प्रिवेल करता है। मोनोपोली धीरे से डिओपोली बन जाती है, फिर ओलिगोपोली बन जाती है, और फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, फिर वो अलग अलग मार्केट फॉर्म चेंज करती है। प्योर फॉर्म ऑफ मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करता, प्योर फॉर्म ऑफ परफेक्ट कंपटीशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, दोनों एक दूसरे के एक्सट्रीम एंड्स हैं। तो हम ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स को पढ़ रहे हैं अभी। मोनोपोली, क्या तुमने लेकिन कभी मोनोपोली देखी है कहीं? कहाँ पे? कहाँ पे? एक इंडियन रेलवे हो गया, और डिफेंस में, हाँ न्यूक्लियर एनर्जी में मालूम नहीं मेरे को यार कि है क्या, 2-3 प्लेयर तो होंगे यार, एक सिंगुलर थोड़ी होगा। अच्छा, जैसे कंट्री में कोई भी स्पेस रिसर्च वगैरह नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, इसरो ही करता है अपना, तो भी एक टाइप की गवर्नमेंट की मोनोपोली है। भले प्रॉफिट के लिए नहीं है वो, लेकिन मोनोपोली तो है। मोनोपोली यानी कि सिंगल सप्लायर जो सर्विस सप्लाई करता है, जो भी है, ठीक है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट आ गया तो मोनोपोली प्रिवेल ही नहीं करेगी। जरा सोचो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एक्स। डिड आई टेल यू अबाउट वेंटा ब्लैक? मैंने कभी सुना है वेंटा ब्लैक के बारे में? हाँ, कभी मैंने बताया वेंटा ब्लैक? इसको ब्लैकेस्ट ब्लैक बोलते हैं, BLACKEST, ब्लैकेस्ट ब्लैक। ये इतना ब्लैक है, ये एक मेटल है, मेटल नहीं मटेरियल है, एक पेंट है। इतना ब्लैक है, इतना ब्लैक है कि अगर तुम वो कार अगर सामने उसको वेंटा ब्लैक से कार को पेंट कर दो तो तुम्हें लगेगा कि ब्लैक होल है, वो समझ भी नहीं आएगा, शेप वगैरह रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते। तो वेंटा ब्लैक, जिसको ब्लैकेस्ट ब्लैक भी बोलते हैं, ब्लैकेस्ट ब्लैक जैसा पिंकेस्ट पिंक भी निकाला, इतना पिंक कि बहुत ज्यादा पिंक। और ब्लैकेस्ट ब्लैक, इतना ब्लैक कि समझ में नहीं आता कि सामने ऑब्जेक्ट है। समझो मैंने ये स्टूल को वेंटा ब्लैक से पेंट कर दिया तो तुमको इसका शेप ही समझ में नहीं आएगा, लगेगा तुम्हें लगेगा कि गैप है, वैक्यूम है, होल है, ऐसा लगेगा, स्पेस है। तो ये ब्लैकेस्ट ब्लैक, वेंटा ब्लैक, ये किसके पास है? एक्चुअली ये पेंटिंग के लिए यूज करता है एक बंदा, अनीश कपूर। अनीश कपूर, ये अकेले बंदे के पास इसका राइट है इसको यूज करने का। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस बंदे के पास है। बहुत झगड़ते हैं, बहुत फेमस पेंटर है ये, यूरोप में कहीं तो भी रहता है, मालूम नहीं अपने को किधर रहता है। एनीवेज, तो ऐसा मटेरियल है, तो इस बंदे ने ना मोनोपोली क्रिएट कर दी है कि इसी के पास ब्लैकेस्ट ब्लैक की पेंटिंग मिलती है, वेंटा ब्लैक की पेंटिंग सिर्फ यही बना सकता है। अगर इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता, मान लो जी, अगर इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता तो शायद ये अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मोनोपोली तभी क्रिएट हो सकती जब उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ना हो। अभी इंडियन रेलवे की बात करते हैं, समझो ट्रैक है, ठीक है, उस पर तुम गाड़ी चला रहे हो, इंडियन रेलवे तुम चला रहे हो, क्या पॉसिबल है इसका सब्सटीट्यूट तैयार करना? सेम तुम बोलोगे इतना लैंड ले लेंगे हम, इतना नेटवर्क बिछा देंगे और ट्रेन चलाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। सिंस देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश 0. In case of monopoly, since there is no close substitute for goods, the cross elasticity of demand is 0. क्या ये समझा तुमको? बाउंसर गया, मयूर बाउंसर गया नहीं? क्या बोला मैंने? वेंटा ब्लैक ही चल रहा दिमाग में।
क्या बोलूं अब मैं, तो उससे क्या हो जाएगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है इसलिए मोनोपोली क्रिएट हो पाई। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता तो मोनोपोली क्रिएट नहीं होती। एंड सिंस देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो और वेरी स्मॉल। नाउ रीड दिस पॉइंट, इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, अंडरलाइन करना स्ट्रॉन्ग बैरियर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एंट्री बैरियर था क्या? नहीं था। ये मछली बेच रही थी सुबह, तुम्हें मालूम होगा। The barrier to entry could be economic, institutional, legal or artificial. No substitute. A monopolist sell a product which has no close substitute. No close substitute. यानी अब देखा जाए इंडियन रेलवे का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, पर सब्सटीट्यूट है अभी भी। बस से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, चार्टर से जा सकते हो, चॉपर से जा सकते हो, उड़ के जा सकते हो। पापा की परी हो तुम तो उड़ के जा सकती होगी ना। एंजल प्रिया पापा की परियां, उड़ के जाओ। और तुम पापा के चमगादड़, तुम भी उड़ के जाया करो। मम्मी के चमगादड़, तुम भी उड़ के जाओ। हाँ तो भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर मिल जाता है कभी कभार, कोई फार सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो और वेरी स्मॉल। अगर नो सब्स्टिट्यूट रहा, सुनना, अगर नो सब्स्टिट्यूट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है, और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट बोलते तो वेरी स्मॉल हो जाते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल बताया, जरूरत नहीं इतना समझने की तुम्हें। यहां पे क्या बोला, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब मिल जाएगा सब्स्टिट्यूट लेकिन उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट वैसा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे रहेगी इसकी? मुझे एक बात बताओ, मोनोपोलिस्ट क्या हाई प्राइस चार्ज करता है? चार्ज करता है। लेकिन औरंगाबाद से है क्या कोई? औरंगाबाद पाटिल, पाटिल कैसे जाता है औरंगाबाद? ट्रेवल्स, पहले बोलना था ना, ट्रेवल्स बना देता। वाइपर, वाइपर सफाई कर रहा है, क्लीनर यहाँ चढ़ के सफाई कर रहे हैं, तो तुम बोलोगे स्टूल बना के दे देता हूं। ट्रेवल्स, ठीक है, क्या बना रहा हूं ना, बना रहा हूं, वहां पे भी पहुंच रहा हूं। पाटिल टिकट कितना है? हाँ 700। ट्रेन का कितना है? ये लेडीज कोच है, इसमें पाटिल जा रहा है। कितना है रे ट्रेन का? 300। 300 नहीं रखता मैं, 350 कर देता हूं। तुम्हारी कुछ स्पेशल भावनाएं जुड़ी है 300 से, समझ सकता हूं मैं नहीं समझ सकता, पर बस समझ गया तुम्हारी बात। ये देखो, और ट्रक में भी जा सकता है 50 रुपए में बैठकर, ट्रक वाले को दे दिया, वो देखो जिंदगी की कहानियां भी सुनाएगा अपनी। अब एक बता, क्या ट्रक की मोनोपोली है, ये सिद्धिविनायक ट्रेवल की मोनोपोली है, या इंडियन रेलवे की मोनोपोली है? इंडियन रेलवे की मोनोपोली है। फिर भी इसकी मोनोपोली होने के बावजूद भी तू ट्रेन से क्यों नहीं जा रहा है? हाँ ऑप्शन, यानी कि ये तो पागल है। ये देखो ना 700 रुपए में जा रहा है, यहाँ पे तो 300 में भी ऑप्शन अवेलेबल है, 350, 300, 350। हाँ इसमें भी एसी होता है बे। अ वेरी सिंपल रीजन, उसको ये बस की सर्विस पसंद होगी, उसमें ड्राइवर अच्छा होगा। ये पाटिल मालूम है क्या तुमको, जब अकेला भी जाना रहता है ना, डबल सीट बुक करता है, बाजू में कोई लड़की आ गई तो सफर सुहाना कटेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई इसकी मोनोपोली होने के बावजूद भी लोग इसको रिजेक्ट कर देते कई बार। इससे ये समझ में आता है कि मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट तो ज्यादा कमा सकता है सिंगल सेलर होने के कारण,
लेकिन कंपल्शन नहीं डाल सकता कभी कि मेरी सर्विस अवेल करो ही करो। और इसकी सर्विस अवेल करनी है तो बेसिकली क्या करता है, प्राइस रिड्यूस करता है। यहां पे अपन हाइपोथेटिकल थोड़े सा फिगर ले लेते हैं। लेट्स से ये 300 का है, 290 का है, टिकट तुम्हारा 290 का है और प्राइस कम है इसलिए तुम जा रहे हो, और इसका टिकट 350 रुपीज का है। तो मोनोपोलिस्ट कभी कंपल्शन नहीं डालता है तुम्हारे ऊपर। मोनोपोलिस्ट के नेवर पुट कंपल्शन ऑन यू, ऑल्दो ही इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बट ही इज नॉट पुटिंग कंपल्शन ऑन यू। तो ये क्या चाहेगा, मैक्सिमम कस्टमर्स इसके पास आए। तो मैक्सिमम कस्टमर आने के लिए क्या करेगा, ये डिफरेंशियल प्राइस चार्ज करेगा, अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा। इनफैक्ट कई बार जो रेट है ना वो लो करेगा और डिमांड बढ़ाएगा। वी नो दैट प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस कम करेगा और डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगा। समझ में आया ये पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा था? मैं बोलना चाह रहा था ऑल्दो मोनोपोलिस्ट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ही कैन नॉट पुट रिस्ट्रिक्शन और एनी कंपल्शन ऑन पीपल टू अवेल द सर्विस और टू डिनाई इट। ये कंपल्शन नहीं डाल सकता। ही इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो अलग बात है, पर कंपल्शन नहीं डालेगा। इन ऑर्डर टू गेट मोर कस्टमर अ मोनोपोलिस्ट विल रिड्यूस द प्राइस because we know that there is a inverse relationship between price and demand। समझ में आया? ठीक है, अब पॉइंट पढ़ो, ये वाला कौन सा समझा रहा था मैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, इलास्टिसिटी ये समझा रहा था मैं, प्राइस रिड्यूस करेगा डिमांड बढ़ेगा। तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड है पॉजिटिवली स्लोप्ड है? नेगेटिव स्लोप्ड, मतलब नॉर्मल डिमांड कर्व रहेगा इसका। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ demand for monopolist is less than 1, the monopolist face downward sloping demand curve। अब डिस्कशन इस पे हो जाए जरा, why less than 1, why not more than 1? पहले तो less than 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, फ्लैटर, स्टीपर, 45 डिग्री वाला, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई, स्टीपर। स्टीपर ऐसा क्यों होता है, जरा सोच के बताओ, why not flatter? जरा देखो, इसका ना कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो ये बंदे ने क्या किया, यहां पे क्या है, आउटपुट। तो अगर ये प्राइस चेंज करता है तो डिमांड में कितना इफेक्ट आ रहा है, स्लाइटली। तो ये डिफरेंशियल प्राइस चार्ज करना चालू करता है। ये क्या करता है, कई बार प्राइस बढ़ा देता है। देखो प्राइस बढ़ा दिया इसने और डिमांड कितनी कम हुई, इतनी। तो बेसिकली इसको हमेशा बेनिफिट होता है कि कस्टमर दूसरी जगह शिफ्ट होगा नहीं। ऑल्दो अगर मैंने रेलवे का टिकट बढ़ा दिया तो नमन अकेला जाया करेगा गांव में, उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं जाएगा, बार बार लेकर नहीं जाया करेगा, नमन पक्का नहीं ले जाएगा। तो क्या करेगा, बंदा कंजम्पशन कम करेगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, लेकिन ऑल टुगेदर स्टॉप नहीं करेगा। तो प्राइस देखो मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, मुझे मालूम है मैं मोनोपोलिस्ट हूं, ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है डिमांड के ऊपर। तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट करना है ना, तो कई बार मैं रेट बढ़ा देता हूं। रेट बढ़ाने से डिमांड पे बहुत छोटा सा इंपैक्ट आता है। ये भी एक रीजन है इसका, क्लोज सब्स्टिट्यूट ना होने का एक फायदा ये भी है। डिड यू गेट दिस? तो इसका कर्व स्टीपर रहता है। अब जरा सोचो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी सेलर्स रहते हैं, आगे अपने को पढ़ना है कल। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी सेलर्स रहते हैं एंड दे सेल डिफरेंट प्रोडक्ट। कल मैंने बताया था साबुन है ना, सोप, कोई डव से नहाता है, कोई मेडिमिक्स से नहाता है, कोई हमाम से नहाता है, कोई मोती से नहाता है, कोई नहीं नहाता है, कोई साबुन से ही शैम्पू भी कर लेता है, कोई शैम्पू से ही नहा लेता है। तो बहुत अतरंगी लोग हैं अपने पास। अब जरा देखना, हमाम मिलता था 40 रुपए का और तुम्हें हमाम पसंद था, मतलब ठीक है। सडनली उसने प्राइस कर दिया 50, ठीक है। गोदरेज नंबर 1 भी अवेलेबल है 45 रुपीज में। अब बताओ क्या करोगे, गोदरेज पे शिफ्ट हो जाओगे। यानी इसकी इलास्टिसिटी कैसी है, ज्यादा है या कम है? इलास्टिसिटी यानी प्राइस चेंज करेगा तो डिमांड में चेंज आएगा क्या, आएगा, ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो इसका कर्व कैसा रहेगा, इसका कर्व फ्लैटर रहेगा। बस यही डिफरेंस है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ग्राफ के अंदर। उसका डिमांड का ऐसा स्टीपर रहता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फ्लैटर रहता है। बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में कैसा रहता है डिमांड कर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा, ठीक है, ऐसा। वाई मोनोपोली एग्जिस्ट, मोनोपोली एग्जिस्ट क्यों करती है? पहला है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मतलब मैंने अभी तुम्हें वेंटा ब्लैक का बोला था, अनीश कपूर के पास वेंटा ब्लैक है,
तो उसके पास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है उस पर्टिकुलर एसेट का। लेट से मैंने एक जगह की डिगिंग का प्रोजेक्ट ले लिया और वहां पे यूरेनियम निकल के आ गया, तो अब उस यूरेनियम पे मेरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। उसी तरीके से कई बार ना किसी रॉ मटेरियल के ऊपर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आ जाता है, इसलिए भी मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। और वो मटेरियल रहता है स्केर्स, लेट से और यूरेनियम कहीं मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ वहीं पे उसका डिपॉजिट मिल गया है मेरे को, तो मेरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आ गया। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्सेस इनपुट और टेक्नोलॉजी बाय सिंगल फर्म, देयर बाय लिमिटिंग द एक्सेस ऑफ अदर फर्म्स टू दिस रिसोर्सेस। मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो, वेंटा ब्लैक सर्च करना और पिंकेस्ट पिंक भी सर्च करना, पिंकेस्ट पिंक। मैं सोचता हूं वेंटा ब्लैक से पेंटिंग बनाता है वो, हाँ, और बहुत महंगे में बेचता है, लेकिन दिखती तो है ही नहीं, शेप तो दिखता ही नहीं उसका। वो स्कल्पचर्स जो रहते हैं ना उनको लगाता है, तो फिर उसको ऐसे समझो खोपड़ी है, स्कल, स्कल्पचर का स्कल है, स्कल्पचर की खोपड़ी है, उसको वो कलर लगा दिया वेंटा ब्लैक। देखने पर नहीं लिखेगा, लेकिन अगर मान लो उसको हाथ लगाओगे तो समझ में आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है, जो भी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, ओए, कई बार मोनोपोली अराइज होती है बिकॉज ऑफ अक्वायरिंग कंट्रोल ओवर यूनिक प्रोडक्ट। अब ये वेंटा ब्लैक बेच रहा है, अब अनीश कपूर को 250-300 करोड़ रुपए दे दिए, बोलते छोड़ क्या पेंटिंग वेंटिंग कर रहा है, तेरे से अच्छी पेंटिंग तो मजनू भाई बना देता है, तो वो क्या करेगा, वेंटा ब्लैक अपना बेच देगा। तो किसी और ने परचेज कर लिया, किसी और ने एक्वायर कर लिया स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, तो भी मोनोपोली आ जाती है। कई बार पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स के कारण भी होता है, कई बार एक्सक्लूसिव राइट, एक ही बात चल रही है, एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं सब्सटैंशियल गुडविल के कारण। सब्सटैंशियल गुडविल, जरा सोचो, एक टाइम था टाटा नमक की एड आती थी और उसकी एड भयंकर रहती थी, देखी थी क्या तुमने कभी एड? वो एक लेडी दिखाते थे, आयोडीन नमक की एड आती थी, एक लेडी दिखाते थे जिसको यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है, अभी क्या बोलते हैं उसको, गोइटर हो जाता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें देते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने आयोडीन की इंपॉर्टेंस बताई, और उस टाइम पे एक ही बंदा था, कौन सा, टाटा का नमक सबसे ज्यादा चलता था, उसके बाद आया निरमा का नमक भी आता है, ठीक है, सफेद ही दिखता है, कपड़े मत धो देना उससे। तो निरमा का भी नमक आता है, और किसका आता है, टाटा का भी आता है, टाटा संपूर्ण, अच्छा टाटा का तो वो किस, पतंजलि का, रामदेव बाबा, खैर छोड़। पतंजलि की आयुर्वेदिक सिगरेट पी क्या तूने, आयुर्वेदिक हर्बल सिगरेट? तो टाटा की ना, सॉल्ट के केस में टाटा की गुडविल क्रिएटेड है। दूसरे भी है मार्केट के अंदर, नमक है निकिता, बहुत सारे नमक मार्केट में मिलते हैं, लेकिन कौन सा यूज करते तुम्हारे घर पे, टाटा। राष्ट्रवादी तुम्ही कुठला, वहां पे तो टाटा ही है ना, ओके, वहां पे टाटा नमक ही यूज करते हैं ये लोग। तो एक सब्सटैंशियल गुडविल स्टैब्लिश होने के कारण मोनोपोली क्रिएट हो गई उसकी। कल करके तुम लोग नमक की फैक्ट्री डालने का क्यों नहीं सोचते, कौन खरीदेगा, तुम खुद ही नहीं खाओगे, भरोसा ही नहीं है। तो एक सब्सटैंशियल गुडविल स्टैब्लिश हो गई है। नेचुरल मोनोपोली, अच्छा ये भी तुम्हें मालूम होगा, इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स को लगता है, तो उसके ऊपर भी किसी का कॉपीराइट है, पेटेंट है, सॉरी, तो वो पेटेंट के कारण भी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन एंजॉय करते हैं। नेचुरल मोनोपोली मतलब क्या हो गया, लेट से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डाल दिया, अभी गवर्नमेंट ने और किसी को रोका नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट डालने से, पर डाल सकते हो क्या तुम लोग, नहीं, किसी ने डैम बना दिया, ठीक है, और उसके बाद तुम भी डैम बना सकते हो क्या, नहीं, मैं मेरे घर के पीछे एक डैम बनाएगा, खुद ही बिजली उगाएगा, खुद ही करंट लगाएगा, इस लड़के में तो करंट है, ठीक है, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्यों भाई, क्यों नहीं, क्यों बहनों, क्यों नहीं कर सकते, क्या नेचुरल, हाँ, हाई कॉस्ट, वेरी 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 हाई कॉस्ट इज इन्वॉल्व, तो नेचुरली मोनोपोली बन जाती है। नेचुरल मतलब ये नेचर, इन्वायरमेंट वाला नेचर नहीं, झाड़ फूल पेड़ पत्ती पौधे वाला नेचर नहीं, नेचर यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हो गया कि कोई आ ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने बोला जा बना ना डैम बना, अरे क्या, ऐसे ही बना लेते हैं, मोदी जी से पूछ लो, ऐसे ही डैम बन जाता है। तो तुम बना सकते हो क्या लेकिन डैम, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नेचुरल लिमिटेशन ऑफ हाई कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन दैट। न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हो, पाकिस्तान में हर घर में कोशिश होती है, तुमको मालूम है, दे आर ट्राइंग, पाकिस्तानी बेचारे ट्राई करते रहते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट बनाने का, फोड़ देते हैं घर पे। स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वो सीरीज देखी तुमने फैमिली मैन,
किसी ने देखी? शाबाश, अच्छा है, लेकिन सीधे से अच्छा है ना। प्राइम का पासवर्ड अच्छा, मैं खुद मेरे जीजा जी से लेके यूज करता हूं। चबे स्ट्रिंजेंट लीगल अरे बस रे, बस रे, तेरा दिमाग उधर ही चलता है क्या जब भी? क्या बेकार आदमी है ये। आदमी नहीं तो पुरुष नहीं है, महापुरुष भी नहीं है। स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के कारण भी कई बार, सोनाक्षी, कई बार गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन होने के कारण भी नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इसका एक एग्जांपल अगर अपन दें तो अभी तुम बैंक्स देखो, बैंक्स के मर्जर हो रहे हैं, नेशनलाइजेशन हो रहा है, उनका मर्जर्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें होती है। गवर्नमेंट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के कारण भी कई बार मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। वेरी हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट, ये जस्ट लाइक नेचुरल मोनोपोली। यूज ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस और प्रेडिएटरी टैक्टिस, दैट इज लिमिट प्राइसिंग और प्रेडिएटरी प्राइसिंग इंटेंडेड टू डू अवे विद द एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कौन है ये? नहीं रे, हर बार अक्षत नहीं, वेदांत इतना जाड़ा थोड़ी है। हाँ समझो, ये कौन है अपनी क्लास में? ये क्रांति है, क्रांति कुमार, और ये अक्षत है। हर जगह होता ही है तू, अरे लहराते हुए आ रहे। अब ये क्रांति ना बहुत ज्यादा पैसे कमा के बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा, करोड़ों, मतलब सदियों से कमाए जा रहा है। इसका नेटवर्थ 500 करोड़ है। ये क्या बेचते हैं? ये बेचते हैं बीड़ी। जो भी है, अक्षत आया, अक्षत को भी बीड़ी बेचनी है, ठीक है। ये बीड़ी बिकती है 50 रुपए की एक, बहुत ज्यादा हो गया, 5 रुपए की एक। अक्षत बोलता है कि मैं भी ये बीड़ी बेचेगा, मैं भी अमीर होगा, मेरा भी पेट बढ़ेगा एक दिन। ऐसा बोलते हैं ना, जिसको नहीं पेट वो नहीं सेठ, जाला नहीं पोट तो भिखार चोट, कुछ भी बोलते हैं महाराज। सुना है तुमने ये? सुना है ये? हम बोलते साला हम तो फ्लैट हैं एकदम। अक्षत बोलता है मेरे को भी पेट चाहिए, मेरे को भी पैसे चाहिए, मैं भी 5 रुपए में बीड़ी बेचेगा, ठीक है। अक्षत का नेटवर्थ भी बहुत है, 300 रुपए, बस इतना ही नेटवर्थ है इसका। हाँ पर डे, मतलब क्या करवा रहे हो उससे? 300 रुपए पर डे क्या करवाने चाह रहे हैं उसके साथ? पर डे देखो, बड़ा पता है पर डे का होता है 3000 रुपए टोटल। अब बताओ, अबे नेटवर्क पे जीएसटी कहां लगेगा? तुम ही बताना। अरे रुको ना, अंधा भी तो हो सकता है। ये सागर जैसी नशीली आंखों वाला कौन है? कौन है ये? समझो, ये वेदांत है। नशीली आंखें होगी इसकी। अबे गांजा मार रखा है इसलिए नशीली आंखें देख रहे तुमको। अब ये बीड़ी किससे लेने जाएगा तुम ही बताओ? क्यों? क्या दोस्त वगैरह? ये भाई किससे बीड़ी लेगा तू? हाँ किसी से भी लेगा ना भाई, चलेगा ना तेरे को किसी ने भी। इसके पास भी जा सकता है, इसके पास जाके भी बीड़ी लेकर ला सकता है। अच्छा चलो, यहाँ पे दोस्ती मत लाओ, यहाँ पे अमृता है, कोहली, बस जम गया। किसके पास से बीड़ी खरीदोगी? या किसी के पास से भी खरीद लिया चलेगा? अच्छा, इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने 3 रुपए में बेचना चालू कर दिया। आप किसके पास परचेस करोगी?
क्रांति के पास से परचेस करोगे। अरे इस बंदे की कॉस्ट ही 4 रुपए, फिर भी ये 3 रुपए में बेच रहा है, कैसे बेच पा रहा है? हाँ, प्राइस से भी कम में बेच रहा है, कॉस्ट से भी कम में, लॉस में बेच रहा है, क्योंकि पहले ही कमा के बैठा है। अच्छा, पहले कमा के बैठा है, इसका मतलब यह है क्या कि सारी अपनी दौलत उड़ा दी जाए? क्या रीजन है? तलवार ले रहा है और एक काट देना चाहता है इसकी गर्दन, समझ रहा है? मार्केट से ये चाहता है ये। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होती है। तो कई बार एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के कारण भी मोनोपोली एग्जिस्ट कर जाती है, यानी कि बंदे के पास डीप पॉकेट है इसकी, यानी इसके पास बहुत पैसा है, तो ये बिलो प्राइस बेचना चालू कर देता है ताकि नए प्लेयर्स मार्केट में आ ना सके और उसकी मोनोपोली स्टैब्लिश रहे। एक बार इसकी गर्दन कट गई, ये क्या करेगा? सीधा 6 रुपए चार्ज करेगा, पहले से भी ज्यादा कवर कर लेगा सारे लॉस। नेक्स्ट है बिजनेस कॉम्बिनेशन और कार्टेल। बिजनेस कॉम्बिनेशन और कार्टेल का मतलब क्या रहता है? एक ग्रुप बना लेते हैं और वो प्राइसिंग डिसाइड कर लेते हैं कि यार अपन, वैसे कार्टेल वर्ड यहां पे यूज करना गलत था, हाँ, लेकिन उन्होंने यूज किया है इसलिए मैं बता रहा हूं। कार्टेल जनरली ओलिगोपोली में आता है, क्योंकि कार्टेल प्लूरल वर्ड है। प्लूरल यानी कि उसके अंदर मल्टीपल लोग रहेंगे तभी जाके कार्टेल बनेगा। और मोनोपोली क्या है? मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। एनीवेज दे हैव गिवन इट हियर, इसलिए लिखना पड़ा मुझे। बिजनेस कॉम्बिनेशन और कार्टेल where former competitors cooperate on pricing और market share. Anyways, leave that part. आ गया तो लिख देना monopoly किस रीजन से भी होती है। Note, in the practical world, monopolies are either regulated or fully prohibited. Hence, pure monopoly are not common. Prohibited और fully prohibited और regulated. Regulated यानी कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन या कोई भी रूलिंग बॉडी की रिस्ट्रिक्शंस रहती है मोनोपोली पर, या तो प्रोहिबिट कर देते, उसको मना ही कर देते थ्रू कॉम्पिटिटिव MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ये एक्ट के थ्रू रोक देते हैं। समझ में आया क्या रे? इसके कुछ देख लेते हैं अपन नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहला है हाई प्राइस फॉर द कस्टमर। अब सोचो सिंगल सेलर है, अकेला ही आदमी आयोडीन वाला नमक बेचता है, अकेला ही इंसान आयोडीन वाला नमक बेचता है, उसके पास से खरीदना ही पड़ेगा, तो हाई प्राइस चार्ज करेगा। ओके, ये नमक का पैकेट है, टाटा सॉल्ट। ये नमक के पैकेट के लिए कितना पे करना चाहोगे? क्या रेट चल रहा है नमक का? 20 से कम तो होगा नहीं यार, टाटा का तो 20 से कम नहीं होगा। 20 है, 20 रुपए। कितना पे कर सकते हो मैक्सिमम इसके लिए? 20 रुपए करोगे पे, ठीक है। ये अकेला ही है, मोनोपोलिस्टिक कंडीशन है कि अकेला ही सेलर है। ये 20 रुपए का इसने प्राइसिंग चार्ज करी। अगर ये 200 रुपए किलो बेचता तो भी खरीदते, 2000 बेचते तो भाई खरीदते या नहीं, या इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते। अगर ये 20,000 रुपए किलो देता तो भी शायद खरीदना पड़ता। दिस मीन्स मोनोपोलिस्ट कैन टेक योर सरप्लस। सरप्लस कैसे निकलता है? कंज्यूमर सरप्लस। देखो सारे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। सरप्लस कैसे निकलता है? कंज्यूमर सरप्लस, द अमाउंट ऑफ पर्सन रेडी टू पे माइनस एक्चुअली पे। रेडी टू पे समझो तुम्हारा मैक्सिमम रेडी टू पे 20,000 था, इसके ऊपर नहीं पे करने वाला, कोई XYZ कमोडिटी है। एक्चुअली उसने 20 रुपए चार्ज किया, कितना तुम्हारे पास सरप्लस बचा? 19,980। अगर उसने 2,000 चार्ज किया, 18,000 सरप्लस बचा, और 20,000 चार्ज किया तो 0। दैट मीन्स अ मोनोपोलिस्ट कैन टेक अवे योर कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि मोनोपोलिस्ट अकेला ही सेलर है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, इसलिए वो जो प्राइस चार्ज करेगा चुपचाप अपने को मान के लेना पड़ेगा। दैट मीन्स ही हैव अ पावर टू टेक अवर सरप्लस। एक बार उसको पता चल गया कितना तुम मैक्सिमम पे कर सकते हो, सारा का सारा सरप्लस उड़ा के ले जाएगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वेदिका इस नमक के लिए 50 रुपए पे करने के लिए रेडी है, और यहीं पे वैष्णवी 20,000 पे करने के लिए रेडी है। एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपए ही है इसकी। मुझको बताओ किसको सेल करना चाहिए? ये वेदिका है, ये वैष्णवी है, हाँ, किसको सेल करना चाहिए?
दोनों को सेल करना चाहिए। तो वेदिका अगर मान लो 50 रुपए में खरीदे तो सेल करो 50 में, वहां पे 40 रुपए ही कमाओ, और ये बावली के पास पैसा ज्यादा है तो इसका ज्यादा सरप्लस लूट लो। तो क्या करता है मोनोपोलिस्ट, पहले पता कर लेता है कि कौन से मार्केट में किसके पास कितना सरप्लस पड़ा हुआ है, बाद में वो सरप्लस उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये कैसे होता है, मार्केट को डिफ्रेंशिएट कर देता है प्राइस डिफ्रेंशिएशन के थ्रू, अलग अलग मार्केट को डिवाइड कर देता है और उनसे उनका सरप्लस छीन लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक बिल्डर है, उसने सदाशिव पेट में एक फ्लैट बनाना है, यहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी 1 BHK के पे करने के लिए 40 लाख रुपए तक होगी। यही अगर तुम कोरेगांव पार्क में बनाओगे, सेम मटेरियल एवरीथिंग सेम, वहां 1 करोड़ तक देने के लिए रेडी है, तो वहां के लोगों को 40 लाख में थोड़ी बेचेगा और यहां के लोगों को 1 करोड़ में थोड़ी बेचेगा, वो डिफरेंशिएटेड प्राइस चार्ज करेगा। क्यों डिफरेंशिएटेड प्राइस चार्ज करता है, क्योंकि उसको पता है कौन से मार्केट में कंज्यूमर के पास कितना सरप्लस अवेलेबल है, एंड ही हैव द पावर टू टेक अवे दैट सरप्लस बिकॉज इज द ओनली सेलर इन द मार्केट। समझ में आया क्या, आया या नहीं बालू जी, समझ में आया? चल बढ़िया। ओके, तो ही कैन चार्ज हाई प्राइस, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ज्यादा प्राइस चार्ज करने से फॉर्मूला देखो कंज्यूमर सरप्लस का क्या है, द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे माइनस अमाउंट विच एक्चुअली पे। अगर ये ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो कंज्यूमर सरप्लस खत्म हो जाएगा, कम होते जाएगा और एक लेवल के बाद खत्म हो जाएगा। डिड यू गेट दिस? इनेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू सब्सटीट्यूट गुड्स और सर्विसेज, वही तो इसका अजम्पशन है। ये क्या बोलता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर टू मोनोपोलिस्ट। अब मान लो तुम्हारी इनकम ही 25,000 है, उसमें से 2,000 रुपए किलो के हिसाब से नमक मिल रहा है, तो तुम्हारा काफी सारी इनकम मोनोपोलिस्ट के पास चली जा रही है। तो यही बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कस्टमर टू मोनोपोलिस्ट। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी का रिस्ट्रिक्शन मतलब नो चॉइसेस अवेलेबल, नो चॉइसेस अवेलेबल। ये हवा क्यों छोड़ रहा? नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लोअर प्राइस बाय मोनोपोलिस्ट टू देयर सप्लायर। अब जरा सुबह का एग्जाम्पल इमेजिन करो, युक्ता उसको कोड़े मार रही थी, क्या कर रहा था ये बेचारा, इसने जॉब छोड़ दिया और किसके पास चला गया था जॉब पे, ऐश्वर्या के पास चला गया था। ये एक स्पेशल टाइप की चटनी बनाता है, तो वो केस में चल जाता था अपना, वहां पे चटनी बना रहा है यहां पे चटनी बना देगा, ठीक है, उसको उतना ही काम आता है। अब क्या हो गया, अब मार्केट चेंज हो गया, युक्ता जो प्रोडक्ट बनाती है ना उसमें उसकी मोनोपोली है, यानी कि और कोई सेलर ऐसा प्रोडक्ट सेल नहीं करता, यानी कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, बनाने तेरे को जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है वो और कोई सेलर बनाता ही नहीं। तो अब बताइए तेरे को कोड़े मारेगी तो तू जॉब छोड़ के जा सकता है क्या? याद कर अपने बच्चों का चेहरा, तू तो ऐसा है कि बच्चों को भी बेच दे। सेल्फ रिस्पेक्ट तेल लेने गई, बच्चे हो जाएंगे ना तब समझेगा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। हाँ, कहने का क्या मतलब है, मोनोपोलिस्ट मार्केट के अंदर क्या होता है, मेनी सेलर्स नहीं रहते, तो इसके पास जॉब स्विचिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। सप्लायर के पास भी और कोई कस्टमर नहीं रहता, सिंगल कस्टमर रहता है ना। अभी सप्लायर देखो, ये सप्लायर है, ए बी सी सप्लायर है, ए बी और सी, ये तीनों मिलके एक मोनोपोलिस्ट को मटेरियल सप्लाई करते हैं और मोनोपोलिस्ट मल्टीपल कस्टमर को बेचता है। ये सिचुएशन समझ में आ रही है? ये ए बी और सी मटेरियल सप्लायर है, इनकी मदद से मोनोपोलिस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो मार्केट में और कोई नहीं बनाता और सबको सेल करता है। ये सिचुएशन क्लियर है क्या यहां तक? अब क्या होता है, ये ए बी और सी को ना मोनोपोलिस्ट की सुन के लेनी पड़ती है। रीजन, अगर मान लो इसके साथ इन्होंने टाई अप तोड़ दिया तो किसको प्रोडक्ट बेचेंगे अपना? तो कई बार मोनोपोलिस्ट इनको लोअर प्राइस देता है क्योंकि वो ऑलरेडी इस पे डिपेंडेंट है, छोड़ के जा नहीं सकते इंडस्ट्री के अंदर से। दूसरी चीज, फैक्टर ऑफ पेमेंट है ना, उनको भी पैसा कम देता है मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट यानी एक तरह से तानाशाही हो गई। तानाशाही समझती क्या? डिक्टेटरशिप। द एबिलिटी ऑफ मोनोपोलिस्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल प्रोसेस, भाई पॉलिटिक्स को भी ये हिला देता है। लैक ऑफ इनोवेशन, कैन यू टेल मी व्हाई लैक ऑफ इनोवेशन एग्जिस्ट? कंपटीशन, ये पुराना प्रोडक्ट बेच रहे, बेचो। पुराने टीचर्स देखो तो पुराने एकदम, उनके नोट्स भी वैसे ही पुराने रहते हैं।
एकदम मतलब प्लेन जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल। आज देखो कलर, हाईलाइट, लिपस्टिक, बिंदी, सारी चीजें लगा के देनी पड़ती है तुमको। तो पुराने लोगों के नोट्स भी वैसे, उनको इनोवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास नाम से ही कस्टमर आता है, उनके पास नेचुरल मोनोपोली बोलो या तो सब्सटैंशियल गुडविल होने के कारण मोनोपोली हो जाती है उनकी। नेक्स्ट, हाई कॉस्ट ऑफ आउटपुट, वही कस्टमर को हाई रेट में सेल करते हैं। लैक ऑफ प्रोडक्टिव एंड अलोकेटिव एफिशिएंसी, देयर इज नो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। रीजन है, अरे तुम इनएफिशिएंटली भी प्रोड्यूस करोगे तो भी तुम ज्यादा रेट में कस्टमर को चार्ज करके रिकवर कर सकते हो। सो यहां पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस भी होता है। द पॉसिबल मिसयूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेस, लिख दो यहां पे वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। यूज ऑफ मोनोपोली पावर टू क्रिएट बैरियर टू द एंट्री बाय अनड्यू मीन्स, गलत तरीके से मोनोपोली क्रिएट करते हैं। लेट्स से तुम इस एरिया के डॉन हो, ये बंदूक है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, कोई और भी बंदा इस एरिया का डॉन बनना चाहता है, डॉन बनना चाहता है, ये क्या करेगा, अपनी इसके पॉलिटिकल पावर इतने स्ट्रांग है, मार दिया, मार दिया। अनड्यू मीन्स अब लाश, रुको, ओहो कितना मतलब गलत। तो इसने क्या करा, एक सब्सटैंशियल एंट्री बैरियर क्रिएट किया अनड्यू मीन्स से, गलत तरीके से, देखो मार दिया इसको, गोली खत्म। नहीं, ये क्या बदले का इंतकाम, साउथ की पिक्चर नहीं चल रही कि इसका यहाँ पे बच्चा खड़ा है, वो देख रहा है, बचपन में देखा उसने, बड़ा होकर मार देगा, क्या चल रहा है ये। वो उठेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, पागल लड़की कुछ भी देखती है पिक्चर है, अब ये उठेगा, मरे हुए इंसान को। एकता कपूर का सीरियल नहीं बना रहे हम यहाँ पे, मिहिर 50 बार तो मर के जिंदा हो जाता है। अरे वो आता था ना सास बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसके अंदर मिहिर रहता है। तुलसी का पति मर जाता है, तो तुम्हें मालूम है, तुम्हारी मम्मियों से पूछो जरा, अपनी मम्मी से पूछो कि जब मिहिर मरा था पूरा देश रोया था। फेवरेट कैरेक्टर था वो एक टाइम पे। और मिहिर क्या कर रहा है अभी मालूम क्या तुमको, अल्ट बालाजी पर मिलेगा आजकल तुम्हें। मिहिर क्या नाम है उसका, तुलसी देश चला रही है, और मिहिर अल्ट बालाजी पे घूम रहा है। फॉर दोज हु डोंट नो अल्ट बालाजी, जाने दो, वो बताना नहीं। पोगो देखो, पोगो, scope of inefficiency, that is difference between efficient behavior of business assumed or implied by economic theory and their observed behavior in practice caused by lack of competitive pressure। ये क्या बोल रहे हैं, एक और नुकसान एक्स इनएफिशिएंसी का हो जाता है, जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि जो आइडियल प्रैक्टिस बिजनेस ने करनी चाहिए वो चीज नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। ऐसा बोल रहे कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी के हिसाब से प्राइस कम करना चाहिए, डिमांड बढ़ेगी, नहीं करेंगे। कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन करने चाहिए, नहीं करेंगे। अपन ने देखे थे कि एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, वो भी फुलफिल नहीं करेंगे। तो जो डिजायर्ड थ्योरी है और ऑब्जर्व थ्योरी है, जो डिजायर्ड किधर है, अज्यूम्ड या इंप्लाइड थ्योरी है, और जो ऑब्जर्व्ड है, यानी जो हमें चाहिए इनसे और ये जो बिहेवियर दे रहे हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो वहां पे इनएफिशिएंसी आ जाती है। डिड यू गेट दिस? एक बार देख लो, कोई पॉइंट नहीं समझा तो बताओ। इसके ऊपर एक आधे पॉइंट पे आ जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा, इसलिए मैंने रीड करवाया। बाकी का एक ग्राफिकल पार्ट तो बहुत ईजी है, तुमको जम जाएगा। ओके, इज मोनोपोलिस्ट या प्राइस मेकर और प्राइस टेकर? प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर, खुद ही बनाता है, प्राइस बनाता भी है और खुद ही यूज करता है। प्राइस मेकर और टेकर यहां पर दोनों है, वो हिज प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। यहां पे देखो क्या दे रखा है, हिज मोनोपोलिस्ट इज प्राइस मेकर एंड नॉट प्राइस टेकर। क्या ये सही लगता है क्या तुम्हें? क्या सही है? बनाता भी और यूज भी तो करता है ना।
मार्केट प्राइस बनाता है लेकिन उसको फर्म यूज करता है। ये जब मार्केट की तरह ये जब इंडस्ट्री की तरह बिहेव करता है तो प्राइस बनाता है, और क्या वो प्राइस ये खुद यूज नहीं करता? प्राइस मेकर प्राइस टेकर दोनों आना चाहिए। मैं एक बार चेक करूंगा कि इंस्टीट्यूट ने आज तक तो इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैं देखता हूं कुछ क्वेश्चन बन सकता है क्या पॉसिबल, स्कैनर में चेक करना पड़ेगा। तो मोनोपोलिस्ट इनके हिसाब से इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट टेकर, मेरे हिसाब से दोनों है। सो ऑप्शन आ सकता है मोनोपोलिस्ट इज प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, बोथ, नन, दोनों पूछ सकते हैं, नाइदर ए नॉर भी, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो मेरे हिसाब से बोथ होना चाहिए, पर देखते हैं, ये पॉइंट मेरे पे पेंडिंग है। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि सेल बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इसने सेल बढ़ानी पड़ेगी, और सेल बढ़ाने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कम करेगा तभी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मोनोपोलिस्ट का देखते हैं अपन न्यूमेरिकल के फॉर्म में पहले कि वो किस तरीके से अपने आउटपुट को सेल करता है। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, 5 तक ही लिया है मैंने, 5। प्राइस, प्राइस देखना 10, 9.5, 8, 6, 5.5। कैन यू टेल मी टोटल रेवेन्यू? द पर्सन इज सेलिंग 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी से लेकर 3 4 5 तक, और प्राइस भी इतना इतना है रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज पर। कैन यू टेल मी द टोटल रेवेन्यू? 10, 19, 27.5 ज्यादा हो रहा है क्या? ये एक काम करो, इसको करो 4.5 करो, कितना होता है अभी? 22। कैन यू टेल मी मार्जिनल रेवेन्यू? कैन यू टेल मी द मार्जिनल रेवेन्यू? बोलो। 10, 9, minus 1.5. Can you tell me average revenue? बोलो। ओके, तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है? प्राइस कम करता है ताकि उसका रेवेन्यू बढ़ता जाए। परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्राइस कम करने पर सारा का सारा मार्जिन चला जाता था और लॉस में प्रोडक्ट सेल करना पड़ता था। अब इसका अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं जरा। एक बार इसका एवरेज रेवेन्यू देखना। एवरेज रेवेन्यू फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, कैसे? एंड अपन ने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था एवरेज रेवेन्यू, सुनना, एवरेज रेवेन्यू पाटिल, एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट डिमांड कर्व। अपन ने पढ़ा था एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस, ये पढ़ा था। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू है डिमांड है, तो ये जो कर्व है फ्लैटर रहेगा स्टीपर रहेगा? फ्लैटर या स्टीपर? फ्लैटर। मोनोपोलिस्ट के केस में फ्लैटर आता है, स्टीपर आता है? स्टीपर, स्टीपर रहेगा। सो ये 10, 9.5, 8, 6, 4.5 को प्लॉट कर दिया। ओके, एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है, क्या मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रहा है? लेकिन जोर से कौन गिर रहा है? मार्जिनल। तो अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसी रहेगी। बच गया, ये मेरी जान निकलती है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तो नेगेटिव है। कैन एवरेज रेवेन्यू भी नेगेटिव? क्या जीरो हो सकता है? हो सकता है, अगर जीरो अपन डिस्काउंटेड प्राइस, फुल डिस्काउंट, फ्री में बांट रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में फ्री में नहीं बांट सकते, क्यों? क्योंकि अगर कोई रिवॉर्ड नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे नहीं रुचापन। तो एवरेज रेवेन्यू एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता और क्रॉस भी नहीं कर सकता। कैन मार्जिनल रेवेन्यू भी नेगेटिव? यस, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव। क्या ये ग्राफ समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो आधी कहानी खत्म। आधी क्या, पूरी कहानी खत्म। इतना समझ में आया क्या? इसके कंपैरिजन में अगर अपन परफेक्ट कंपटीशन का देखेंगे तो डिमांड कर्व ऐसा होता था, डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। तो ये कर्व बिल्कुल अलग है उससे।
रीजन है, यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे प्राइस चेंज करते हैं, और एक बार प्राइस चेंज कर दिया तो मार्जिनल रेवेन्यू का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है अलग लाइन के थ्रू। यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू है पर उसकी लाइन डिमांड कर्व के साथ ही इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन अलग अलग हो गई। डिड यू गेट दिस? और कर्व्स फ्लैटर रहेगा, स्टीपर रहेगा, मोनोपोली में है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उस पर डिपेंड करता है, तो ये मैंने बना दिया। अच्छा, इक्विलिब्रियम कब होता है भाई? व्हेन MC is equals to MR। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां पे डिटरमाइन होगा? डिग्री का लाइन, ठीक है। अच्छा, ये वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रॉफिट कितना होगा? ये वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रजय प्रॉफिट कितना होगा? बोलना। प्रजय, मैंने इक्विलिब्रियम आउटपुट बना लिया कि इतना आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा, इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर नहीं सकता, ये जो भी क्वांटिटी आई होगी क्यू, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। नाउ माय क्वेश्चन इज, यहां पर मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है? क्या नॉर्मल प्रॉफिट? कैसे पता चला? मानसी, कितना प्रॉफिट हो रहा है? कैसे? प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होता है? सीधी बात है, एवरेज कॉस्ट रहेगा तभी तो पता चलेगा। अब एवरेज कॉस्ट कर्व देखते हैं अपन, एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं। ये रहा एवरेज कॉस्ट कर्व। अब जरा देखो यहां पे, अब मुझे क्या क्या कंपैरिजन करना है? अब मुझे कंपैरिजन करना है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का। इस लेवल पे, ये वाले पॉइंट पे नहीं, कहां गया ये एवरेज रेवेन्यू? तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा उसको, ठीक है। ये वाले लेवल पे इतनी क्वांटिटी पे रेवेन्यू कितना है? इतना। और कॉस्ट कितना है? लॉस है प्रॉफिट है? लॉस है। ये फ्लैटर बना दिया, स्टीपर बना दिया मैंने, जो बनाने वाला हूं। फ्लैटर है, स्टीपर है दिख रहा है, वो फ्लैटर दिख रहा है, लेकिन स्टीपर रहेगा। एग्जाम में स्टीपर रहेगा, अभी तुमको बताना डिफिकल्ट है क्योंकि स्पेस कम हो जाएगी स्टीपर बनाने के लिए। समझो इसे, वो स्टीपर ही है, समझ लोगे? ये क्या है भाई? मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। क्या बोल रहा है रे? अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम आउटपुट किधर डिटरमाइन होगा? ए बी सी डी ई। कहां पे? डी। क्यों? वेयर एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। 90 डिग्री चाहिए एग्जैक्ट अपने को। अच्छा, ये जहां पर इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन हो रहा है, इस लेवल पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसको कैसे पता करेंगे? एवरेज कॉस्ट एसी और एआर को कंपेयर करके। इस लेवल पे एसी कितना है? सी। और एआर कितना है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस या क्या? सुपर प्रॉफिट हो रहा है। सुपर प्रॉफिट वाई? सिंस एआर इज ग्रेटर देन एसी। क्या तुम नॉर्मल प्रॉफिट का बना सकते हो ग्राफ?
बनाओ। क्या चालू हो जाता तुम्हारा, अब नोटबुक निकालनी पड़ेगी। बनाना डिफिकल्ट जाता है ये वाला कर्व कभी। अब देखना MC इज इक्वल्स टू MR, वहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन होगा। अब मैं थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, जान दे, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। सो डिफिकल्टी है बनना। अब MC और MR का जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां MC और MR का इंटरसेक्शन हो रहा है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, यहाँ पे तुम्हारा एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू सेम है। अब ये MC कर्व ऐसा बनता नहीं है जनरली, पर ठीक है दिखाने के लिए थ्योरेटिकली। अच्छा, ये एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा भी बन सकता है जैसा वो अक्षत ने बनाया था, वो भी चलता है। मैंने एक्सिस को टच करते हुए दिखाया। तुम्हारा MC कर्व कैसा बना है? टिक में बैठा नहीं होगा लेकिन यार दिखा तो बुक भेज तो इधर। ये जुगाड़ किया हुआ लगता है, पता है, पूरा का पूरा। ठीक है छोड़। तूने ना मिनिमम पे कट करता है तो यहाँ के बाद मिनिमम ही कंटिन्यू रखा है, कहीं भी कट कर दो। लो कुछ ऐसा कर बनेगा। ओके, शटडाउन पॉइंट बता सकते हो? बनाओ ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाता है क्या? शॉर्ट रन की बात करो, शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमाता है? सुपर प्रॉफिट कमाता है? लॉस होता है? सब कुछ हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में क्या होगा रुचा? तुम तो साइंस वाली हो, तुमको कैसे मालूम? अच्छा, आप भी पढ़ा। लॉन्ग रन में क्या होगा सज्जाद? कैसे रे सर, ये गलत है। हाँ, उनसे आपने बस पूछा क्या होगा, मेरे से रीजन पूछ रहा, बता। रुकना, मौका दिया कर दूसरों को। हाँ चल बता। बोल। देख, शॉर्ट रन में लॉस क्यों सहन करेगा वो? क्योंकि जैसे वो अपन ने देखा था, क्रांति बीड़ी बेच रहा था और ये भी बीड़ी बेच रहा था, तो निकाल देने के लिए कस्टमर को मार्केट, सॉरी नए प्लेयर्स को मार्केट में से हटा देने के लिए लॉस में सेल करने के लिए। सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में कोई मोनोपोलिस्ट बावला ही होगा जो हाई रेट चार्ज नहीं कर रहा होगा। तो मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन के अंदर अकेला ही सेलर होने के कारण हाई रेट चार्ज करेगा, सुपर प्रॉफिट कमाएगा, और नए प्लेयर आए तो उनको हटा देगा। तो लॉन्ग रन इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल,
सुपर प्रॉफिट शॉर्ट रन में आइदर ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज। शटडाउन पॉइंट कब आएगा? ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज टोटल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट, समझो यहीं पे खत्म हो गई। ये है एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, इक्विलिब्रियम आउटपुट कब डिटरमाइन होगा? MC इज इक्वल्स टू MR। ये लाइन MC इज इक्वल्स टू MR। इस पॉइंट पे वेरिएबल कॉस्ट इतना है, लेट्स से A, और तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू कितना है, लेट्स से B। सिंस B इज लेस देन A, शट डाउन कर दो। सिंस एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शट डाउन। सज्जाद ये समझा क्या? शट डाउन पॉइंट। डिड यू गेट दिस? ये वाले में और पिछले वाले में डिफरेंस एक ही था कि वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस थे। यहां पर एक्चुअल डिमांड कर्व की तरह है, बट द कर्व इज स्टीपर। यहां मैंने फ्लैटर बनाया क्योंकि समझने में आसानी होती है। कर्व इज स्टीपर और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के दो अलग अलग कर्व रहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व मोर स्टीपर रहता है एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू, यानी कि वो पहले ही गिर जाता है। एंड इट कैन गो टू नेगेटिव ऑल्सो। समझ में आया क्या? आंचल समझा क्या रे? लॉन्ग रन देख लो, पेज नंबर 7.12 पे लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या करेगा? सुपर प्रॉफिट कमाएगा। सुपर प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे नीचे है, देखो। तो ग्राफ देखते से झट से समझ में आ जाना चाहिए। सेम डिट्टो सेम तुमको यहां पर मिलेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। वहां पर बस कर्व यहां पर अपने स्टीपर लिया है, वहां अपने को थोड़ा फ्लैटर लेना पड़ेगा। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास वहां चॉइसेस अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं, तो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, और इलास्टिसिटी बढ़ने के कारण कर्व फ्लैटर हो जाता है। समझाऊंगा वहां पे। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज के लिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखना है, बाकी तो हो गया है। चैप्टर कैसा लग रहा है वैसे? ये एक तरफा इजी चैप्टर है। ये अंदर का पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई रेड इट, जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या रहता है? अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाए। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाए। ऐसा देखा है क्या तुमने कभी? हाँ देखा है अपन ने, बहुत बार देखा है। अरे माँ का फोन है क्या है? वो चालू हो जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब देखा है तुमने, बताओ? हाँ, कि तुम्हारे एग्जाम्पल चाहिए ही नहीं मेरे को, दूसरा बताओ मेरे को। ये गौरी बताएगी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां देखा है तुमने? कहां पे? जोर से बोलो। कौन एब्सेंट? चुप ना बे, पागल है ये। चलो बोलो। याद नहीं आ रहा? कभी होटल में गई हो, रेस्टोरेंट में गई हो, वो बोलता है एसी में जाने के चार्जेस अलग लगेंगे सेम खाना खाने के, और नीचे बैठकर खाओगे मतलब नॉन एसी सेक्शन में बैठ के खाना खाओगे तो चार्जेस कम लगेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस चार्ज कर रहा है। डॉक्टर भी बोलता है मेरे क्लिनिक पर आ जाओ, सस्ते में कर दूंगा इलाज, और घर पे होम विजिट रखी तो ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा। सीए भी बोलता है अगर मैं तुम्हारे ऑफिस में आकर काम करके दूंगा तो मेरे को ओपीज देना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो भी होंगे रिम्बर्स करके देना, और अगर मान लो मैं मेरी ऑफिस से कर रहा हूं तो कम रेट चार्ज करूंगा। तो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस फॉर सेम कमोडिटी और सर्विस। समझ में आ रहा है तुमको? ऐसा क्यों करा जाता है? अब तुम देखो, मॉल बना रहता है, मॉल के अंदर एक शॉप है क्लॉथ्स की, वहां पर सेम क्लॉथ 5,000 में मिल रहा है, और यही बंदे की एक दूसरी जगह नॉर्मल जगह पर शॉप है, वहां पे वो 3,000 में बेच रहा है सेम क्लॉथ। ऐसा क्यों कर रहा है?
मॉल में कॉस्ट भी लग रही है, लेकिन मॉल में कौन आता है? मॉल में जनरली रिच क्लास आता है, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी आता है, तो उन लोगों के पास ना पेइंग कैपेसिटी ज्यादा रहता है। पेइंग कैपेसिटी इन शॉर्ट द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे, इन शॉर्ट उनका कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा रहता है, तो उनका ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस होने के कारण वहां पे ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो इनका कंज्यूमर सरप्लस कम है इसलिए कम। तुलसी बाग का रेट देख लो, 150-200 रुपए में मिल जाती है चीजें, चप्पल जूता वगैरह सारी चीजें, जो भी क्या मिलता है क्या क्या वो। और वहीं अगर तुम मॉल में जाओ तो क्या रेट चार्ज करते होंगे? तुम गई होगे ना तुलसी बाग, है ना, क्या रेट में मिलते हैं वहां पे? समझो तुम्हें टॉप खरीदना है 150 रुपए, 150। मॉल में 150 का स्टार्ट होता है क्या कुछ? उतना तो जीएसटी मारते हैं वो कपड़े पे 5%, 12%, कितना है जीएसटी? 5%, 1500 का बेच दिया लेट्स। तो सेम प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट पे इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज दे नो दैट people in different market have different consumer surplus, and in order to earn more profit, monopolists charge different rate to different people to take away their consumer surplus, in short to take away their money. This is called as price discrimination. Let's read this. Meaning price discrimination occurs when a producer sells a commodity to different buyer at different prices for reason not related to difference in cost. क्या बोला? फॉर द रीजन नॉट रिलेटेड टू डिफरेंट इन कॉस्ट। मॉल में सेम चीज 5000 की बेच रहा था और टपरी पर 3000 की बेच रहा था। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग है, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम ही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों की भी सेम है, लेकिन दोनों मार्केट के अंदर कंज्यूमर सरप्लस अलग अलग है और मोनोपोलिस्ट ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट चार्ज करेगा। डिड यू गेट दिस? Price discrimination occurs when a producer sells a commodity, underline करना, to different buyer at different price and no difference in cost. Cost में कोई difference नहीं, cost same है, लेकिन अलग अलग बायर को अलग अलग रेट चार्ज कर रहे हैं। Price discrimination is possible under monopoly where the seller can influence the price of the product. Yes, can monopolist influence the price of product? Question है, can monopolist manipulate the price of product? क्यों? अकेला है तो क्या है? He is price maker, since he is price maker. ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं भाई के? भाई का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी टू डिस्पोज सरप्लस स्टॉक। कई बार देखो करते हैं ऐसे, स्टॉक क्लियरेंस सेल के नाम पे बेच देते हैं, अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग रेट में स्टॉक क्लियरेंस के लिए बेच देते हैं, तो पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए भी अलग अलग रेट चार्ज कर सकता है। टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मास प्रोडक्शन, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट, टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग का मतलब ये इक्विटी शेयर वाला इक्विटी नहीं है, यहां पर इसका रिलेशन मोर और लेस कंज्यूमर सरप्लस की तरफ जाता है। जिसके पास ज्यादा पेइंग कैपेसिटी उसको ज्यादा चार्ज कर दो, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी कम है उसको कम चार्ज करो, उनका इंटायर सरप्लस ले लिया जाए। टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, यानी अमीर को ज्यादा लूटो, गरीब को कम लूटो, पर लूटो जरूर, क्योंकि मोनोपोलिस्ट है अपन। तो ये इसके 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर, इलेक्ट्रिसिटी रेट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी रेट भी मोनोपोलिस्ट के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। तुम्हें मालूम है इंडस्ट्रियल रेट हाई रहते हैं और जो कमर्शियल रेट है वो हाई रहते हैं और रेसिडेंशियल जो रेट रहते हैं वो कम रहते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी रेट फॉर होम कंजम्पशन इन रूरल एरिया आर लेस देन दैट ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। एक्सपोर्ट प्राइसिंग, कई बार एक्सपोर्ट प्राइसिंग कम रेट में करते हैं और डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर ज्यादा रेट में सेल करते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी आएगी। रेलवे चार्जेस, एक एग्जांपल दिया उन्होंने, वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल, रेलवे चार्जेस, एसी के अलग, नॉन एसी के अलग, तत्काल के अलग। एनीवेज एसी नॉन एसी को साथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि दोनों अलग प्रोडक्ट हैं। इन्होंने नॉन एसी या फिर एसी प्लस तत्काल इसको कंपेयर करना चाहिए, नॉन एसी और तत्काल को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि तत्काल में क्या रहता है, किसी ने बुक किया तत्काल टिकट, सीट तो सेम ही मिलती है पर ज्यादा रेट चार्ज किया जाता है। ऐसा ये कब कर पाएगा, ये पूछ रहे हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब इसका सप्लाई पे एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। सप्लाई पे एक्सक्लूसिव कंट्रोल होने से क्या फर्क पड़ता है? दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी।
अब ये पर्सन क्या कर रहा है, दो मार्केट सर्व कर रहा है, एक्स और वाई, ये अलग अलग रेट में सेल कर रहा है। यहां पे 100 रुपीज पर यूनिट सेल कर रहा है, यहां पे 200 रुपीज पर यूनिट सेल कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब तक बी इंटरवेन ना करे, नहीं तो बी क्या करेगा मालूम है, बी मार्केट एक्स में बायर बन के खरीद के मार्केट वाई में बेचना चालू कर देगा। तो सप्लाई पे एक्सक्लूसिव कंट्रोल चाहिए, रीसेल की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए, तभी पॉसिबल है। नहीं तो तुम क्या करोगे, बीइंग अ प्रूडेंट पर्सन, तुम ही क्या करोगे, तुम मार्केट एक्स, लेट से पुणे में पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100 रुपए में मिलता है और लेट से मुंबई 200 का मिलता है, तो तुम पुणे जाओगे 100 रुपए में खरीदोगे और सेम प्रोडक्ट यहां पे 200 में बेचना चालू कर दोगे। और मोनोपोलिस्ट तो खुश है यहां पर भी बेच के, तो मोनोपोलिस्ट से यहां 200 में कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये कब पॉसिबल है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस चार्ज करना, जब डिफरेंट मार्केट है, मार्केट एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, सप्लाई पे भी पूरा कंट्रोल है और रीसेल की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। शरीर आत्मा छोड़ रहा है तुम्हारी सबका। लास्ट पॉइंट है, इतना ही करना है मेरे को बस। फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई का मतलब और कोई सप्लाई नहीं कर सकता है। डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट। तो ये जो मार्केट था इंडिया का, ये इसको अलग अलग मार्केट में ब्रेक करने की कैपेसिटी चाहिए। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता यहां पर तुम लोगों को 50,000 फीस चार्ज करो और इधर बैठने वालों को 10,000 चार्ज करो, पॉसिबल नहीं है। मार्केट को सेग्रीगेट कैसे करूं, हाँ पूना के अंदर समझो 50,000 फीस चार्ज करी और लेट से बॉम्बे में जाके मैं 45, 50, 55,000 चार्ज कर रहा हूं, वो पॉसिबल है क्योंकि मार्केट सेगमेंटेड है। तो सप्लाई पे कंट्रोल चाहिए, दूसरा मार्केट का डिवीजन चाहिए, तीसरा डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी अंडर डिफरेंट मार्केट, ये मैं कल समझाऊंगा, एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल। तो 4 पॉइंट तुम देख लो एक बार, थर्ड पॉइंट मेरे लिए छोड़ो। हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट विथ, क्या ओवर टाइम है, 1:30 बजे तक का है, 2 बजे बोला सर ने आएंगे, मेरी बात हो गई उनसे, हाँ मैंने बोला था। मेरा यकीन अब तक करते हो तो 70-80 लेक्चर तुमने मेरा अटेंड कर लिया, फिर भी यकीन करते हो मेरा कि टाइम पे छोड़ दूंगा। एनीवेज रीड दिस 4 पॉइंट्स, याद करो इसे। 4 कौन सी कंडीशन चाहिए, पहला सप्लाई पे कंट्रोल चाहिए, दूसरा मार्केट को सेगमेंट करने के लिए इनटू डिवीजन और सब डिवीजन ऑफ मार्केट इज पॉसिबल, तीसरा इलास्टिसिटी डिफरेंट चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और चौथा रीसेल की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेदिका, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? आए ऐसे देख के ऐसे ब्लैंक मत मेरे सामने, हाँ नमन रुक जाना, वेदिका 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 नहीं नहीं वेदिका, हाँ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट, ठीक है, डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट और कॉस्ट दोनों की सेम है। दोनों मार्केट में जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो वो सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, कॉस्ट भी सेम ही है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज नहीं होती है लेकिन डिफरेंट प्राइस तुम डिफरेंट मार्केट में सेल करते हो, डिफरेंट प्राइस में कमोडिटी डिफरेंट मार्केट में सेल करते हो, तब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। होमवर्क ले लो आज, सारे ग्राफ इस चैप्टर के सारे ग्राफ बना के आने तुमको, आज ही बनाने। क्या 10 मिनट का भी काम नहीं है, मैं होता तो लंच में कर लेता ये सब बैठे बैठे। बाय बोलो यार।